हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में, जो कि हमारे यूनिट सेकंड का 4th लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में, तो देखो यार हमारी जो भी दवाएं हैं, ठीक है, यानी जो भी हमारी दवाएं हैं, मेडिसिन हैं, जो यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में होती हैं, यानी कि जो हमारा सिरप हो गया, ठीक है, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स और जो इंजेक्शंस होते हैं, तो यार ये जो भी है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है, वही हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। देखो डोजेज फॉर्म को हम लोगों ने देखा था ना, डोजेज फॉर्म सिंपली हमारा क्या होता है, हमारी मेडिसिन होती हैं और उसके आगे अगर लिक्विड लग गया, यानी कि जो मेडिसिन हमारी लिक्विड के फॉर्म में होंगी वो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर आ जाती हैं। अब इसकी डेफिनेशन को हम लोग समझना चाहें तो लिक्विड डोजेज फॉर्म हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज के लिए बनी होती हैं, ठीक है। और इनको यहाँ पे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो जो हमारा एपीआई होता है, यानी कि जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, उसको यहाँ पे एक्वस या फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट में मिला के हम लोग जो है अपनी लिक्विड डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं। अब देखो यार, अगर आप लोगों ने हमारा डोजेज फॉर्म वाला लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लेना, तभी आप लोगों को आज की वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आज की वीडियो पूरी हमारी एपीआई और एक्सिपिएंट्स पे बेस होने वाली है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है, तो आज की वीडियो आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो यार प्लीज़ वो वाला वीडियो आप लोग देख लेना, ताकि आज की वीडियो आप लोग को समझ में आ जाए। बाकी एक बेसिक आइडिया हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो हम लोग को पता है कि जो भी हमारी मेडिसिन होती हैं, यानी जो भी हमारी कोई भी हमारी दवा है, ठीक है, देखो मेडिसिन का मतलब यहाँ पे टैबलेट या फिर कैप्सूल नहीं होता है, ठीक है। मेडिसिन मतलब हमारी कोई भी दवा है, ठीक है, तो इसको आप लोग सिंपली दवा समझो। तो कोई भी हमारी दवा जो है दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहला क्या होता है हमारा एपीआई और दूसरा क्या होता है हमारा एक्सीपिएंट्स, ठीक है। तो एपीआई क्या होता है, एपीआई होता है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि वो हमारा होता है मेन ड्रग जो यहाँ पे दवा के अंदर हमें असर दिखाता है, ठीक है। और एक्सीपिएंट्स क्या होता है, एक्सीपिएंट्स हमारे अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी दवा के साथ मिले होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो दवा होती है उसकी डोजेज फॉर्म डिसाइड होती है। यानी बात करें तो एक्सीपिएंट्स अगर यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है, तो हमारी दवा जो है टैबलेट या फिर कैप्सूल के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी। अगर एक्सीपिएंट्स हमारा यहाँ पे लिक्विड है, तो दवा हमें यहाँ पे सिरप या फिर इंजेक्शन या फिर जो है आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, इन सब के फॉर्म में देखने को मिलेगी। और अगर एक्सीपिएंट्स हमारा यहाँ पे सेमी सॉलिड है, तो दवा हमें यहाँ पे जो है क्रीम या फिर ऑइंटमेंट के फॉर्म में देखने को मिलेगी। यानी कि जो हमारी दवाओं की अलग अलग डोजेज फॉर्म होती है वो हमारी टोटली एक्सीपिएंट्स पे बेस होती है। यानी एपीआई, देखो एपीआई सब में लगभग लगभग सेम होता है, ठीक है, लेकिन एपीआई को हम लोग जो है किस टाइप के एक्सिपिएंट के साथ मिला रहे हैं वो हमारी दवाओं की डोजेज फॉर्म को डिसाइड करता है। तो यहाँ पे लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर क्या होता है कि जो हमारा ड्रग होता है, ठीक है, वो यहाँ पे जो है सॉल्वेंट, देखो सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, जो हमारा मेन सॉल्यूशन होता है उसमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट में रहता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। तो जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म का जो सॉल्यूशन होता है, तो उसमें जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो हमारा क्या होता है, एक्वस या फिर नॉन एक्वस, ठीक है। तो एक्वस और नॉन एक्वस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्वस में जो है वाटर जो है सॉल्वेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और नॉन एक्वस में क्या होगा कि वाटर के अलावा जो भी अदर सॉल्वेंट्स होते हैं, यानी हमारा ऑयल हो गया या फिर और भी जो भी सारी चीजें हैं जो वाटर के अलावा अगर हम लोग जो है दवा को किसी और चीज में डाल के बना रहे हैं, तो वो हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर आ जाएगा। तो आई होप कि यार आप लोग समझ रहे होगे। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने डोजेज फॉर्म नहीं देखा है तो बहुत कंफ्यूज हो गए, और अगर देख लिया है तो डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। देखो लिक्विड डोजेज फॉर्म आप लोग सिंपली समझो यार, जो हमारा सिरप है और आई ड्रॉप है तो क्या है, लिक्विड है ना, तो बस वही लिक्विड डोजेज फॉर्म है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है वो यहाँ पे फर्दर दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होती है, जिसमें पहला होता है हमारा मोनोफेजिक, दूसरा होता है हमारा बाइफेजिक। अब देखो मोनोफेजिक और बाइफेजिक यहाँ पे क्या होता है कि इसको आप लोग इस तरह समझो कि चलो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि देखो मान लो यहाँ पे दो जो है हमारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास सिरप है दो, ठीक है, अब इसको आप लोग समझ लो सिरप है, ठीक है। तो देखो मोनोफेजिक का यहाँ पे क्या मतलब है, इसके अंदर हमें पूरा सोल्यूशन एक फेस में देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी इसमें कोई यहाँ पे अलग अलग फेस नहीं है। और बाइफेजिक का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दो अलग अलग फेस देखने को मिलेंगी, यानी आप लोग इसको देखोगे तो आप लोग को जो है ये दो अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलेगा। अब इसको आप लोग थोड़ा इस तरह समझो कि अगर मान लो हम लोग जो है पानी को, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो कभी आप लोग जो है पानी और तेल को मिला के देखो तो उसका क्या होगा। मान लो अगर इस ग्लास में हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने पानी डाला, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने तेल डाला, तो यहाँ पे तेल पानी में मिक्स नहीं होता है बल्कि उसके ऊपर ही दिखने लगता है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, दो अलग अलग फेस हो गए, यानी एक फेस हमारा ये हो गया और दूसरा फेस हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो फेस देखने को मिलने लगी, दो फेस, ठीक है।
तो उसी तरीके से जो हमारे बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं उसके अंदर हमें दो अलग अलग फेज देखने को मिलती है, यानी कि ये दोनों आपस में मिलते नहीं है जल्दी, ठीक है। और जो हमारा मोनोफेजिक होता है उसमें हमें कोई भी दो फेस नहीं देखने को मिलती है, वो हमारा सिंपल जो है। अब इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि आप लोग पानी लो, ठीक है, और उसको किसी ग्लास में लेके देखो तो उसके अंदर हमें कोई भी ऐसा फेस वेस का सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा ना, क्योंकि उसके अंदर हमें सिंगल फेस देखने को मिलेगी। तो जो हमारा सिंगल फेज है वो हमारा मोनोफेजिक हो गया, और जिसके अंदर हमें दो फेज देखने को मिले वो हमारा बाईफेजिक हो गया। देखो मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, ठीक है, और बाई का मतलब क्या होता है, डुअल, ठीक है। तो बाई के अंदर हमें दो फेज देखने को मिलेंगी और मोनो के अंदर सिंगल। और वही हमारे यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म हमारी ऐसी डोजेज फॉर्म होती है जिसमें हमारा सिंगल फेस होता है, ठीक है, और इसके अंदर हमारा ट्रू सोल्यूशन होता है, ठीक है, कोई मिक्सचर नहीं होता है, इसके अंदर दो तीन मिक्सचर नहीं होते हैं, ये हमारा एक सोल्यूशन होता है जो मोनोफेजिक होता है। और इसके अंदर जो है एक्वस या फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो है बेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो इसका सॉल्वेंट होता है वो यहाँ पे एक्वस भी हो सकता है, नॉन एक्वस भी हो सकता है, जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा था। और उसी तरीके से जो हमारा बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है तो इसके अंदर जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि उसके अंदर दो इमिसिबल फेजेस होती हैं। देखो एक चीज आप लोग थोड़ा ध्यान से समझो, दो फेस हमें कब दिखाई पड़ेंगी, जब यहाँ पे दो ऐसे लिक्विड आपस में मिक्स होंगे जो यहाँ पे मिक्स ना हो रहे हो। इमिसिबल का क्या मतलब है, जो आपस में मिसिबल ना हो, यानी आपस में जब मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो हमें दो फेस देखने को मिलने लगती है। तो देखो जो हमारा इमल्सन और सस्पेंशन होता है, ठीक है, वो हमारा बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर आ जाता है, ठीक है। बेसिकली इन्हीं दोनों को हम लोग जो है बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर स्टडी करते हैं। तो इसको हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट यूनिट में देखने वाले हैं, तो वहाँ पे आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करें हम लोग यहाँ पे लिक्विड डोजेज फॉर्म के एडवांटेजेस के बारे में, तो देखो जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है अगर हम लोग इसको सॉलिड डोजेज फॉर्म से कंपेयर करें। अब इसको आप लोग इस तरह समझो कि अगर आप लोगों ने कोई टैबलेट खाई, तो टैबलेट खाने के बाद क्या होता है कि बॉडी के अंदर जाने के बाद सबसे पहले टैबलेट टूटती है, ठीक है, फिर उसका यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होता है, फिर जाके वो एब्जॉर्ब होती है। लेकिन वहीं लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑलरेडी जो है, मतलब उसमें कोई टूटने फूटने का काम तो होता नहीं है, उसको आप लोगों ने पिया और तुरंत यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे काफ़ी जल्दी हो जाता है हमारी बॉडी में। और इसीलिए अगर आप लोग कभी नोटिस करोगे तो टैबलेट खाने के एक दो घंटे बाद आपको आराम मिलता है, लेकिन अगर आप लोगों ने सिरप वगैरह पी है, ठीक है, तो बहुत जल्दी आराम आप लोग को देखने को मिल जाता है। वहीं इंजेक्शन अगर आप लोगों ने लगवा लिया है तो तुरंत आराम देखने को मिल जाता है। देखो सारा खेल यहाँ पे होता है कि कितनी जल्दी दवा हमारी ब्लड में पहुंच रही है। देखो इंजेक्शन में क्या होता है, ब्लड में तुरंत उसको डाल दिया जाता है, ठीक है, और सिरप क्या होता है कि वो थोड़ी देर बाद पहुंचता है, और जो टैबलेट होता है वो बहुत लेट में पहुंचता है। तो जितनी जल्दी पहुंचेगा उतना जल्दी आराम मिलेगा। देखो इस चीज़ को आप लोग समझ लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स होते हैं फार्मेसी के, तो आप लोग को इतना पता होना चाहिए। और बात करें हम लोग यहाँ पे सेकेंड एडवांटेज की, तो जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है उनको यहाँ पे स्वेलो करना भी बहुत आसान होता है। देखो स्वेलो का मतलब क्या होता है, निगलना। देखो आप लोग को पता है यार कि हम लोग टैबलेट खाते हैं तो काफ़ी थोड़ा ऑड सा लगता है, ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे हम लोग जो है सिरप पे रहे हैं तो वो आराम से हम लोग जो है निगल लेते हैं, ठीक है, पानी के साथ। तो वही है यहाँ पे, ठीक है। और अगर थर्ड एडवांटेज की बात करें तो इसमें जो लार्ज डोज होती है, ठीक है, अगर मान लो कोई दवा है, ठीक है, उसकी बहुत ही लार्ज डोज हमें चाहिए तो वो यहाँ पे बहुत ही आसानी से एडमिनिस्टर्ड हो जाती है। देखो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग दवा को खाते हैं तो उसको यहाँ पे फार्मेसी में एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस वर्ड को आप लोग जो है अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि हमेशा आप लोग को सुनने को मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि मान लो इसको आप ऐसे समझो कि अगर कोई टैबलेट है और आपको 7-8 टैबलेट खाने को दे दी जाए तो यार काफ़ी मतलब आपको बेकार सा लगने लगेगा। लेकिन अगर वहीं पे 2-3 ढक्कन अगर सिरप पीना हो तो आराम से आप लोग पी सकते हो। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर दवा की लास्ट डोज है तो उसको यहाँ पे लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर उसको आसानी से लिया जा सकता है, ठीक है। और उसी तरीके से जो हमारी ऐसी दवाएं होती हैं, ठीक है, जिनका यहाँ पे बिटर या फिर अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, यानी कुछ हमारी ऐसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है, जिनका यहाँ पे टेस्ट जो है काफ़ी कड़वा होता है या फिर अच्छा नहीं होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे स्वीटनिंग या फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स को मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सीपियंट्स का काम करेंगे। तो इन दोनों को मिक्स करके हम लोग जो है इसके टेस्ट को यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग बात करें अपने फिफ्थ एडवांटेज की, तो देखो यहाँ पे जो चिल्ड्रन और ओल्ड एज्ड पेशेंट होते हैं, यानी कि जो हमारे बच्चे होते हैं या फिर जिनकी उम्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो हमारे दादा दादी होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे लिक्विड डोजेज फॉर्म यहाँ पे मोस्ट सुटेबल डोजेज फॉर्म होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप लोग इसको बहुत ही बेसिकली समझ सकते हो यार कि जो हमारे जैसे छोटे बच्चे हो गए तो उनको यहाँ पे टैबलेट खिलाओ तो यार वो लोग बहुत ही मुश्किल से खाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर टाइम जो है वो लोग नहीं खाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि यार उनके लिए जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि सिरप वो लोग बहुत ही आराम से पी लेते हैं। अब यहाँ पे जो ज़्यादातर सिरप होते हैं उनका टेस्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है, तो जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं वो आसानी से उसको पी लेते हैं, ठीक है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे लिक्विड डोजेज फॉर्म की डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे सॉलिड के कंपेयर में बहुत ही लेस स्टेबल होती हैं। अब इसको आप लोग इस तरह समझो कि आप लोग अगर पानी लो, ठीक है, और उसको खुले में बाहर रख दो, तो यार आप लोग कितने दिन तक वो सेफ रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद उसके अंदर जो है बैक्टीरियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो है लिक्विड के साथ बहुत ज़्यादा होती है। तो जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होती हैं, ठीक है, तो उनकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है, यानी कि उनका जो एक्सपायरी होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, अगर हम लोग जो है उसको सॉलिड डोजेज फॉर्म से कंपेयर करें। और बात करें हम लोग यहाँ पे सेकंड डिसएडवांटेज की, तो जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है वो थोड़ी यहाँ पे बल्की होती हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने में काफ़ी इनकन्वीनियंट होता है। तो इसको आप लोग ऐसे समझो कि ज़्यादातर आप लोग को पता है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है शीशे की बॉटल्स में आती हैं। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो जब हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है या फिर स्टोर, मतलब जब हम लोग रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा डर होता है ना कि यार कहीं बॉटल गिर ना जाए, या फिर ट्रांसपोर्ट के टाइमिंग में जो है 2-3 बॉटल्स आपस में लड़के टूट गई तो कितना नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इनकन्वीनियंट जो है इस मामले में देखने को मिल जाती है। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे थर्ड डिसएडवांटेज की, तो जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, ठीक है, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, तो इसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन बहुत जल्दी होने लगता है, स्पेशली इन एक्वस प्रिपरेशन, यानी कि ऐसी प्रिपरेशन जिसमें यहाँ पे पानी के साथ जो है लिक्विड डोजेज फॉर्म को फॉर्मुलेट किया गया है, उसके अंदर तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। और उसी तरीके से इसके अंदर जो है इनएक्यूरेसी भी होती है, यानी कि इसको आप लोग ऐसे समझो कि मान लो आप लोग टैबलेट खा रहे हो, तो आज अगर आप लोगों ने एक टैबलेट खाई तो कल भी एक ही टैबलेट खाओगे, यानी उसके अंदर हमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लिक्विड डोजेज फॉर्म की, तो अगर इसको आप लोग ऐसे समझो कि सिर्फ अगर आप लोग एक ढक्कन पी रहे हो, तो उस एक ढक्कन में भी कभी जो है ढक्कन पूरा भर गया, ठीक है, कभी थोड़ा बचा रह गया, तो यहाँ पे इनएक्यूरेसी हो जाती है, यानी एकदम एक्यूरेट डोज नहीं रहती हैं। तो ये सारे थे कुछ हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब हम लोग आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब देखो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको ये 10 नंबर में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अगर 10 नंबर में नहीं तो 7 नंबर में ये क्वेश्चन आप लोग को डेफिनेटली मिलेगा, तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से देखना। और देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने डोजेज फॉर्म वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ये वाला टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे एक्सिपिएंट्स पे बेस है। तो एक्सिपिएंट्स अगर आप लोग को नहीं पता है, ठीक है, तो आप लोग वहाँ जाके पहले देख लो। तो देखो यार, जैसा कि हमें पता है कि एक्सिपिएंट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पे दवाओं की फॉर्मुलेशन में यूज तो किया जाता है, लेकिन उनका खुद का कोई थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि बात करें तो जो हमारी दवा होती है उसके अंदर जो इफेक्ट करने का काम होता है, यानी दवा को जो असर दिखाने का काम होता है, वो हमारा कौन कर रहा होता है? एपीआई, यानी कि जो हमारा मेन ड्रग होता है। एक्सिपिएंट्स क्या करता है? वो बस यहाँ पे जो है अपना सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि एक्सिपिएंट्स यहाँ पे किस किस तरीके से जो है हमारी दवाओं में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है, तो स्पेशली इसके अंदर हमारे बहुत सारे एक्सिपिएंट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं सबको हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक्सिपिएंट्स को हम लोग यहाँ पे एडिटिव के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई लिक्विड डोजेज फॉर्म है तो उसके अंदर हमें ये सारे एक्सिपिएंट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा व्हीकल या फिर सॉल्वेंट, दूसरा है हमारा को सॉल्वेंट, तीसरा है हमारा प्रिजर्वेटिव्स, चौथा है हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स, फिफ्थ है हमारा सस्पेंडिंग या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट्स, और सिक्स्थ है हमारा विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट, सेवंथ है हमारा बफरिंग एजेंट्स या फिर इसको हम लोग बफर्स के नाम से जान सकते हैं, और एट्थ है हमारा स्वीटनिंग एजेंट्स, नाइन्थ है हमारा फ्लेवरिंग एजेंट्स, और 10th है हमारा कलरिंग एजेंट्स। यानी ये सारी चीज़ें हमारी एक लिक्विड डोजेज फॉर्म के फॉर्मेशन में यूज की जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे व्हीकल या फिर सॉल्वेंट की, तो ये हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म का सबसे मेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है। यानी ये हमारी किसी भी लिक्विड प्रिपरेशन का सबसे मेन एक्सिपिएंट्स होता है, यानी जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग इसी के अंदर डिजॉल्व करके अपनी लिक्विड डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं। अब इसको आप लोग इस तरह समझो कि हमारा जो है कोई भी डोजेज फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ठीक है। तो जो हमारी कोई भी जो डोजेज फॉर्म होगी वो हमारी किससे मिलके बने होगी? एपीआई से और एक्सिपिएंट से। तो जो यहाँ पे मेन एक्सिपिएंट्स होगा वो यहाँ पे क्या होगा? वो यहाँ पे होगा व्हीकल, ठीक है, लिक्विड के अंदर। क्योंकि लिक्विड के अंदर क्या होगा? मान लो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारा यहाँ पे व्हीकल है, ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने अपना मेन एपीआई डिजॉल्व किया और हमारा क्या प्रिपेयर हो गया? लिक्विड डोजेज फॉर्म। यानी ये हमारा जो है मेन एक्सिपिएंट्स है, जिसकी वजह से हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म प्रिपेयर हो रही है।
तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन से समझना चाहें तो ये हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म का मेजर कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर हमारा जो मेन ड्रग होता है, देखो ड्रग और एपीआई ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यानी इसके अंदर जो हमारा मेन एपीआई होता है या फिर मेन ड्रग होता है, और जो भी अदर एक्सिपिएंट्स होते हैं, यानी जिनको हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, जो हमारे कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसी के अंदर जो है डिजॉल्व होती हैं, ठीक है। और ये हमारी लिक्विड प्रिपरेशन के फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है, और ये यहाँ पे एक्वस भी हो सकता है, ठीक है, और ऑयली भी हो सकता है, जैसा हम लोगों ने देखा था। अब देखो यहाँ पे जो चॉइस ऑफ व्हीकल होता है, ठीक है, वो यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, वो यहाँ पे डिपेंड करता है नेचर एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारा जो व्हीकल है, ठीक है, या फिर हमारा जो सॉल्वेंट है, वो यहाँ पे एक्वस होगा या फिर ऑयली होगा, वो चीज़ इस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा मेन ड्रग है, एपीआई है, वो कैसा है। अगर एपीआई हमारा एक्वस नेचर का है तो उसके लिए जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा कौन सा होगा, एक्वस। और अगर एपीआई हमारा ऑयली नेचर का है तो उसके लिए हम लोग जो है ऑयली सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं। अब देखो व्हीकल और सॉल्वेंट्स को आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि आप लोग ऐसे समझो कि आप लोग के घर में खीर बन रही है, ठीक है। तो खीर में क्या क्या होता है, खीर में होता है हमारा दूध होता है, ठीक है, चावल होता है, और उसके बाद उसमें जो हम लोग जो है बादाम, काजू और किशमिश वगैरह डालते हैं। तो एक बात बताओ, जो हमारा चावल होता है, ठीक है, या फिर जो हमारे उसके बाद जो हम लोग बादाम, किशमिश, काजू और उसको मतलब अच्छा बनाने के लिए चीनी वीनी, ठीक है, वो सारी चीज़ें डालते किस में, डालते हम लोग दूध में, है ना। यानी दूध हमारा जो है उसके अंदर जो है हमारा व्हीकल का काम कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से समझो कि हमारी कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन है तो उसके अंदर जो भी हमारा एपीआई हो गया या फिर अदर इंग्रेडिएंट्स हो गया, ठीक है, यानी कि प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट्स, कलरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स, उसको हम लोग मिलाते किसके अंदर है, मिलाते हैं हम लोग जो है व्हीकल के अंदर है, ठीक है, यानी सॉल्वेंट्स के अंदर है। देखो सॉल्वेंट्स आप लोग समझ रहे हो ना यार, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट जो है मेजर रोल प्ले करता है, और सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट के अंदर होंगे हमारे जो एपीआई हो गया और बाकी जो एक्सिपिएंट्स होंगे वो यहाँ पे सोल्यूट का काम करेंगे, और जब यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा, और सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे को सॉल्वेंट्स की, तो ये हमारे कुछ लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं जिनको यहाँ पे जो हमारा ड्रग होता है, यानी कि जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो क्या होता है कि कुछ कुछ जो हमारे एपीआई होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जल्दी से डिजॉल्व नहीं होते, यानी जल्दी से सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे कभी कभी को सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं। अब इसमें हमारे इथेनॉल, ग्लाइसरॉल, ये हमारे कुछ मेन को सॉल्वेंट्स का रोल प्ले करते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स की, तो यार देखो जैसा हम लोगों ने देखा था कि अगर लिक्विड है, ठीक है, तो उसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन बहुत जल्दी होने लगता है, यानी उसके अंदर जो है बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगती है, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए, यानी कि जो हमारी सिरप है या फिर कोई भी हमारी लिक्विड प्रिपरेशन है, ठीक है, तो वो खराब ना हो जल्दी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स यहाँ पे क्या होते हैं, ये हमारे कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको यहाँ पे जो है अपने लिक्विड फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है, ताकि जो है उनको माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचाया जा सके। अब देखो यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमारी लिक्विड प्रिपरेशन होती है उसके लिए यहाँ पे बहुत कम ही जो है ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो एप्रोप्रिएट होते हैं, यानी कि जो सही होते हैं। यानी बहुत कम अमाउंट में हमारे पास जो है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स अवेलेबल होते हैं जो हमारी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किए जाते हैं। और उसी तरीके से हम लोग बात करें यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में, तो इसको हमारी लिक्विड प्रिपरेशन में यूज किया जाता है ताकि जो है उसके ऑक्सीडेशन को यहाँ पे रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। अब देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एक स्टेट होती है जिसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको समझो कि अगर हमारी कोई दवा है और उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होना स्टार्ट हो गए तो हमारी दवा बेकार होना शुरू हो जाएगी। तो उसको यहाँ पे बचाने के लिए हम लोग जो है एंटीऑक्सीडेंट्स का यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखो जो आइडियल एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि जो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो यहाँ पे नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी कि वो यहाँ पे जो है हार्मफुल नहीं होना चाहिए, और जो है व्हीकल में सॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए एट ऑल टेम्परेचर्स, यानी कि टेम्परेचर जो है अगर यहाँ पे थोड़ा सा घट बढ़ भी रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी पे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और बात करें हम लोग यहाँ पे सस्पेंडिंग और इमल्सिफाइंग एजेंट्स की, तो देखो यार इन दोनों को बेसिकली हमारा जो इमल्सन होता है और जो सस्पेंशन होता है उनकी फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है, ताकि जो हमारी दो अलग अलग लेयर होती हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे थोड़ा मिसिबल बनाया जा सके। अब देखो यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, लेकिन इसको जब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे, तब आप लोग को ये वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो हमारे विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे सॉल्वेंट की विस्कोसिटी इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है।
देखो विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी होता है यहाँ पे गाढ़ापन, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमारी शहद होती है ना, तो वो यहाँ पे थोड़ी विस्कस होती है। विस्कस का मतलब यहाँ पे होता है कि कितना ज़्यादा कोई चीज़ गाढ़ा है, ठीक है। अगर मोर विस्कस है यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, अगर लेस विस्कस है यानी कि वो यहाँ पे काफ़ी पतला है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जिनको यहाँ पे हम लोग को जेल्स में कन्वर्ट करना होता है या फिर पेस्टेज यानी क्रीम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, जिससे हमारी जो सॉल्यूशन है, ठीक है, हमारी जो लिक्विड प्रिपरेशन है उसकी विस्कोसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है, और वो यहाँ पे जेल या फिर पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसी तरीके से हम लोग बात करें यहाँ पे बफरिंग एजेंट्स या फिर बफर्स के बारे में, तो देखो बफर्स को हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग को पता होगा कि बफर्स क्या होता है। बफर्स हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो यहाँ पे पीएच को कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन रखते हैं, यानी यहाँ पे पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं। तो देखो क्या होता है कि जो हमारा बॉडी होता है उसके अंदर यहाँ पे जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, देखो बॉडी फ्लूइड यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी के अंदर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं वो यहाँ पे बॉडी फ्लूइड के अंदर आ जाती हैं। जैसे हमारा ब्लड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, तो उसका पीएच यहाँ पे कितना होता है 7.4। और हम लोग को पता है कि हमारी जो दवा होती है वो हमें असर कब दिखाती है, जब वो यहाँ पे ब्लड में पहुँचती है। तो अगर हमारी दवा जो है ब्लड में पहुँच रही है और ब्लड का पीएच अगर यहाँ पे 7.4 है, तो जो हमारी दवा है उसका पीएच भी तो यहाँ पे 7.4 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारी जो भी फॉर्मुलेशन है सबसे पहले तो हम लोग उसको 7.4 पीएच पे जो है बनाते हैं, और उसके बाद उसका पीएच यहाँ पे 7.4 से चेंज ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसमें बफरिंग एजेंट्स या फिर बफर्स को ऐड कर देते हैं। तो बफर्स यहाँ पे क्या करते हैं उसके पीएच को यहाँ पे 7.4 पे मेंटेन रखता है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे स्वीटनिंग एजेंट्स की, तो देखो यार ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो कुछ कुछ हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जिनका टेस्ट यहाँ पे बहुत ही कड़वा होता है, बिटर होता है और अनप्लीजेंट होता है, यानी कि अच्छा नहीं होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग कुछ स्वीट सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं जिससे यहाँ पे उनका टेस्ट यहाँ पे मीठा हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे बेसिकली शुगर होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, सैकरिन, हनी, ठीक है, ये हमारे कुछ कॉमनली यूज्ड स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं जिनको हम लोग जो है दवाओं की फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। और उसी तरीके से जो हमारा फ्लेवरिंग एजेंट्स होता है, तो कुछ कुछ हमारी ऐसी दवाएं होती है जिनका यहाँ पे स्मेल या फिर उनका भी टेस्ट यहाँ पे नहीं अच्छा होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं अलग अलग फ्लेवर्स को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे एप्पल, जिंजर, क्लोव, रोज, ऑरेंज, ये हमारे कुछ कॉमनली यूज्ड फ्लेवरिंग एजेंट्स में आ जाते हैं। और फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट एक्सिपिएंट्स की, जो कि है हमारा कलरिंग एजेंट्स। तो कलरिंग एजेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी प्रिपरेशन होती हैं, यानी कुछ कुछ हमारी ऐसी दवाएं होती हैं, ठीक है, जिनका कलर यहाँ पे बहुत ही भद्दा सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए, यानी कि उसको अच्छा दिखाने के लिए और उसकी एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग कलरिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। अब देखो इसको आप लोग ऐसे समझो कि जैसे हमारा जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको यहाँ पे कुछ मतलब जैसे रेड कलर हो गया, येलो कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, इन सारे टाइप के कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कंपेयर करें यहाँ पे स्किनी या फिर ब्राउन कलर से, तो यहाँ पे जो हमारी छोटे बच्चों की फॉर्मेशन होती है तो उसमें बेसिकली आप लोग देखे होंगे कि आप लोग को ज़्यादातर ऑरेंज या फिर रेड कलर के सिरप देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, ठीक है, उनकी एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए और उनके अनप्लीजेंट अपीयरेंस को मास्क करने के लिए यानी हाइड करने के लिए हम लोग कलरिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। तो यार आई होप कि आप लोग को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी इनहैंसिंग एजेंट्स के बारे में, जिसके बाद हमारी यूनिट 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।